रविंद्र जी, आपके पास आ रही हूं। अब ये इस रेवड़ी पॉलिटिक्स में दिल्ली की सियासत में कौन मजबूत कौन कमजोर कड़ी साबित होता नजर आ रहा है? जी नमस्कार पूजा जी। एक बात से मैं अनुज जी की सहमत हूं कि हाँ। कांग्रेस का मुकाबला किसी से है नहीं, क्योंकि ये तो आपस में ही लड़ते रहते हैं। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां कांग्रेस किसी से मुकाबला करने की सोचे भी। वो आपस में उनका झगड़ा ही खत्म नहीं होता है। अब देखिए, आज ही खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करना चाहते हैं। यही कांग्रेस भाग रही थी समझौता करने से जब हरियाणा का इलेक्शन था। खंडन भी आ गया है, खंडन भी आ गया आम आदमी पार्टी का कि कोई आम आदमी समझौता पार्टी नहीं का होने वाला। कांग्रेस का तो नहीं आया अभी तक। हाँ। कांग्रेस मैं बीच में इंटरवीन करना सवाल तो ये है चाहूंगा। कि कांग्रेस ने करना पहले चाह रही मना है कि किया, हमने हरियाणा हरियाणा में ठीक, मना किया और हमारे इससे नेताओं उल्टा ने था। दिल्ली मना किया। आम आदमी पार्टी समझौता करना चाह रही थी, राहुल गांधी चाह रहे थे, लोकल लीडरशिप ने मना कर दिया। तो इतनी ज्यादा डाइकोटमी है। और पहली बार इतना बड़ा एलिगेशन कांग्रेस पार्टी पर तब लगा था जब 67 सीटें विधानसभा की केजरीवाल ने जीती कि कांग्रेस ने अपना वोट बैंक पूरा शिफ्ट कर दिया आम आदमी पार्टी को। अब जो राष्ट्रीय पार्टी यहां पर 15 बरस तक मुख्यमंत्री जिन पार्टी का था, उनके साथ इस तरह की जो है वो पेश आया कि अपने वोट बैंक शिफ्ट कर दिया। और केजरीवाल की जो स्थिति है, दिल्ली में केजरीवाल की स्थिति ठीक वैसी ही है जहां बाकी पूरे मुल्क में बीजेपी की है। अगर फ्री बीज नहीं बांटी जाएंगी तो केजरीवाल के लिए बहुत संघर्ष होगा यहां पर, जैसे कि बीजेपी के लिए संघर्ष है। बीजेपी जहां भी चुनाव जीत रही है तो इस तरीके से लाडकी बहना योजना या दूसरी फ्री बीज बांट के ही चुनाव जीत पा रही है। आज भी इतने साल के बाद भी, चाहे बीजेपी हो चाहे केजरीवाल हो, अपने काम के दम पर चुनाव में जाने की हिम्मत किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। और इसके पीछे का कारण क्या है? जो राजीव भाई चले गए, जो उन्होंने बड़ी सही बात बोली। हाँ। कि जब के कामराज ने 56 में शुरू किया और के कामराज ने 1956 में जो तमिलनाडु में शुरू किया, तो उसके बाद के कामराज की पार्टी वापस सत्ता में नहीं आई आज तक। तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी के आखिरी मुख्यमंत्री थे के कामराज। उसके बाद से लेकर आज तक चुनाव नहीं जीते। उन्होंने वो रेवड़ी कल्चर शुरू किया, वो अगले चुनाव में उनकी पार्टी हार गई। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने रेवड़ी कल्चर शुरू किया, बुजुर्गों को 100 रुपए पेंशन देके, अगले चुनाव में उनकी पार्टी हार गई। और लेकिन अब जो स्थिति है वो बदल गई है। बिल्कुल उस उल्टी हो वक्त गई की है, जनता में अब की स्थिति बदल गई है। हाँ। अब एक पार्टी योजना शुरू करती है, लाडकी बहना योजना। अब उसका सही मायने में असर चुनाव पे होता है कि नहीं होता, इस बात का अभी तक कोई विश्लेषण नहीं हुआ। लेकिन मीडिया में ये बात जरूर चर्चा में आ जाती है, ताकि कोई अगर संभावित है कि चुनाव के दौरान कोई घपला हुआ है, कोई घोटाला हुआ है, उस पर कोई असर ना पड़े, उस पर कोई चर्चा ना हो। इसलिए लाडकी बहनी योजना और इस तरह की योजनाओं को हम लोग सबसे बड़े फोरम पर लेकर आते हैं और उसको सबसे बड़ा जो है क्रेडिट दे देते हैं कि इस वजह से पार्टी को चुनाव मैदान में। आखिरी बात, सुप्रीम कोर्ट ये सवाल पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे इस बात पे, चुनाव आयोग से वो सवाल पूछ ले। ये बात, इस ओपन एंडेड सवाल पूछने का क्या मतलब है? आज पूरे देश में जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो ट्रांसपेरेंसी की है कि इलेक्शन कमीशन के भीतर ट्रांसपेरेंसी हो। जो चुनाव में हम लोग वोट डालते हैं, हमको उस वोट पर अगर शक होने लगा है तो और कौन सा दिन होगा जबकि सुओ मोटो एक कॉग्निजेंस लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व ये देखना चाहता है कि क्या वाकई में हिंदुस्तान के अंदर भी डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई गड़बड़ी हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट से बढ़िया जगह वो कौन सी होगी जनता का भरोसा दोबारा से लोकशाही पर कायम हो। और अगर हो रही है तो उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी तो सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट की है। आम आदमी को तो अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है, ना तो कांग्रेस ये बात जाहिर कर पाई, ना आम आदमी पार्टी कर पाई, ना विपक्ष कर पाया, और ना ही सत्ता पक्ष ये बात प्रूव कर पाया कि इलेक्शंस जो हो रही हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं या उसमें किसी तरह की गड़बड़ है। तो ये हमारा भरोसा कायम करने की जिम्मेदारी जब पॉलिटिकल पार्टीज फेल हो गई हैं तो किसकी है? वो तो या तो चुनाव आयोग की है या फिर सुप्रीम कोर्ट की है। और सुप्रीम कोर्ट ये सवाल पहली बार नहीं पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो ये सवाल तब से पूछ रहा है, आप याद कीजिए, जब हमको याद है कि शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब वो कृषि मंत्री थे कि ये जो अनाज आपका सड़ रहा है, आप इसको बांट क्यों नहीं देते जनता के बीच में? लेकिन वो तब भी यूपीए की सरकार ने नहीं बांटा था और वो अनाज आज भी सड़ता है उन्हीं गोडाउन्स में। और उसके बाद से कितनी बार ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया, लेकिन कागज पर सुप्रीम कोर्ट आज तक नहीं लिख रहा है। ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जवाब मांगता है, ना चुनाव आयोग से जवाब मांगता है। और हर इलेक्शन के बाद जब भी इस तरह की पिटीशंस आती हैं तो इस तरह के जबानी सवाल पूछे जाते हैं, कागज पर लिखकर नहीं पूछे जाते हैं। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह का चीजों पर कॉग्निजेंस लेगा तो सारी चीजें बिल्कुल लाइन में आ जाएंगी, सब चीजें साफ साफ हो जाएंगी।
और ना तो प्रणय जी को जवाब देना पड़ेगा, ना विजय जी को, और ना दूसरे प्रवक्ताओं को। हम लोगों का भी भरोसा कायम होगा। और ये ईवीएम में गड़बड़ी है या लाडकी बहना योजना से चुनाव जीते जाते हैं, ये मसला भी स्पष्ट हो जाएगा कि केजरीवाल ने कितना काम किया है और बीजेपी जो है वो आएगी तो कितना कर देगी। अब पिछली साल देखिए ना, जब मनोज तिवारी पार्टी के अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो पिछली बार उन्होंने कहा था कि जो केजरीवाल चुनाव में वादा कर रहे हैं हम हर चीज उनसे डबल कर देंगे। अगर वो 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं तो हम 600 कर देंगे। अगर वो ये डीटीसी बस में पास फ्री दे रहे हैं तो हम इसमें कुछ और एडिशन कर देंगे। पानी अगर वो 20,000 लीटर दे रहे हैं तो हम उसको डबल कर देंगे। अब इस तरह का जब इंटरविरोध होगा तो जनता के मुद्दे तो गायब हो मार्शल जाएंगे। को लेकर भी तो शुरू हो गया है ना। अब बीजेपी दावा कर रही है हम सरकार में आएंगे तो हम उनकी बहाली कर देंगे वापस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अब ये कि ना, आज भी दिल्ली में आम आदमी के जीवन में क्या कुछ अंतर आया क्या? आज भी आप देखेंगे ना, गंदगी साफ हुई है और ना सड़कों के जो इंटरनल सड़कें हैं उनकी हालत खराब है, बिजली की जो प्रॉब्लम्स है वो उनका सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो इन तमाम चीजों पर फोकस ना हो, ये आम आदमी पार्टी भी चाहती है और ये बीजेपी भी चाहती है। क्योंकि बीजेपी अपने राज्यों में आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं देने में कामयाब नहीं रही, और वही स्थिति है केजरीवाल की पार्टी की। चाहे आप पंजाब की स्थिति देख लीजिए, पंजाब में किसानों के सबसे बड़ा हितैषी बनकर आए थे, लेकिन आज किसान वहां पर संघर्ष कर रहे हैं। वही हालत दिल्ली में भी है। तो हर जगह पे पॉलिटिकल पार्टीज जो बिना जरूरत के मुद्दे हैं उनको हावी करते हैं इलेक्शंस में, और उस गुब्बारे को फुलाकर वो लोग चुनाव में जाना चाहते हैं और उसी का लाभ उनको मिलता है। और अब क्योंकि माहौल ऐसा हो गया सोशल मीडिया के माध्यम से कि उन्हीं मुद्दों पर फोकस किया जाता है और जनता के जो मूल मुद्दे हैं उनसे कहीं ना कहीं लोग भटक जाते हैं।